खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे। कर्नाटक में बादामी में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कर्नाटक की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता बीजेपी की बहुमत की सरकार बनाएगी। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 बनाने का है। कांग्रेस पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस तालाबंदी और गाली देने पर उतर आई। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिले। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटक में काम किया है। बीमा, बैंक खाते, मुद्रा योजना से लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिला है। कांग्रेस भेदभाव की राजनीति करती है और बीजेपी ओबीसी और लिंगायत समाज को जिस तरीके से कांग्रेस ने गाली दी है उसके खिलाफ हाईवे रेलवे को लेकर कर्नाटक में काम लगातार जारी। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक के दौरे पर रहे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान कर्नाटक के चिकमंगलुरु में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विरोधी अवांछनीय गतिविधि बढ़ा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करने का काम हम कर रहे हैं। समाज विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं। बजरंग दल पर बैन यानी हिंदू आस्था से खिलवाड़। कांग्रेस हिंदू आस्था से खेलने का प्रयास कर रही है। हिंदू समाज आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे राजस्थान के दौरे पर। सुबह 11 बजे श्रीनाथ जी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बता रहे हैं। हालांकि ये महज इत्तेफाक है क्या कि 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी यहां संबोधित करेंगे और 10 मई को कर्नाटक के अंदर वोट डाल रहे होंगे। मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे वो, दर्शन का भी उनका कार्यक्रम है। सुबह 11:45 पर विभिन्न योजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे शांतिवन ब्रह्मकुमारी पहुंचेंगे। ये दरअसल उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रकाश मणि पार्क का उद्घाटन और एक अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। दोपहर करीब 3:15 पर आबू रोड में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जब आबू रोड आए थे तो रात के 10 बजे पहुंचे थे और 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त आबू रोड की जनता को संबोधित नहीं कर पाए थे, लेकिन वादा करके जरूर गए थे कि वो जल्द वापस उनके बीच आएंगे और अब महज 6 महीने के बाद वो वापस आबू रोड जनता के बीच में संबोधित करने पहुंच रहे। और बात करते भारत सरकार के ऑपरेशन कावेरी की, जो पूरे तरीके से सफल होता हुआ नजर आया। सूडान से 3800 भारतीयों को सकुशल देश वापस लाया गया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये कि जितने भी घोषित भारतीय सूडान के अंदर फंसे हुए थे उन सभी को भारत सरकार ने वतन वापसी करा लिया, उनको सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया। सूडान में इंटरनल वॉर के चलते देशवासियों को वापस लाया गया था। कमाल की बात यह भी है कि इस वक्त जो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, कावेरी कर्नाटक में बहती है और कर्नाटक में सियासी बयार बह रहे। एससीओ की बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा हुई है। बिलावल के साथ विदेश मंत्री के तौर पर बर्ताव हुआ। चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर असामान्य स्थिति है, यानी कि स्थिति सामान्य नहीं है, वहां तनाव बना हुआ है। आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता साथ नहीं बैठ सकते। आतंक के पीड़ित का मतलब यहाँ हिंदुस्तान और साजिशकर्ता का मतलब यहाँ पाकिस्तान और चीन। वहीं और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम नए कीर्तिमान की। 2 सप्ताह में लगभग आधे राजस्थान में गहलोत दौरा कर चुके हैं।
अभी तक की बात की जाए तो 11 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं। जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, अजमेर का दौरा वो अभी तक कर चुके हैं। इस बीच कर्नाटक का चुनावी दौरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत महंगाई राहत कैंप का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अगर बात कल की जाए तो धौलपुर, दौसा और करौली के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। महंगाई राहत कैंप से गहलोत टटोल रहे हैं जनता की नब्ज और सीधे जनता के बीच जाकर संवाद कर जमीनी हकीकत भी जाना। पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री गहलोत ने विभिन्न कार्यों के लिए मंजूरी दी है। मसलन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में पक्के खालों के निर्माण के लिए 462 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसका एक फायदा होता है। फायदा दरअसल ये होता है कि कच्चे खालों के जरिए जो पानी की बर्बादी होती है और खेतों तक जितना पानी पहुंचना होता है उतना पहुंच नहीं पाता, और इसीलिए लगातार किसान मांग करते हैं कि जो वहां के कच्चे खाले हैं उनको पक्का किया जाए ताकि जितना पानी उनके खेतों तक पहुंचना है उतना पहुंच पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको समझा और इसको समझते हुए बाकायदा, जिसे हम राजस्थान का अनाज का कटोरा कहते हैं, जहां सबसे ज्यादा खेती होती है, मसलन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, वहां पक्के खालों के निर्माण के लिए 462 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इन जिलों में 1,32,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में ये विकास कार्य किए जाए। अगले 3 साल का टारगेट है। इन 3 सालों में 462 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के जरिए इन कामों को किया जाएगा। साथ ही सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जोधपुर का बनेगा नया भवन। नए भवन के निर्माण के लिए 7 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत आएगी। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 5 नए छात्रावास भी बनाए गए और इसके लिए भी वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है। ये 5 नवीन छात्रावास कहां बनने वाले हैं? ये बनेंगे दौसा में, यानी कि ढूंढाड़ के हिस्से में। ये बनेंगे बीकानेर में, यानी कि बीकाना में। ये बनेंगे जोधपुर के अंदर, मारवाड़, जैसलमेर उसी से जुड़ता हुआ हिस्सा, और टोंक, यहाँ ये बनने वाले हैं। जोधपुर के ओसिया में बनने वाले, दौसा के बैरावंडा में सावित्रीबाई फुले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास बनेगा। बीकानेर में जिस जगह को चुना गया है वो जगह है दामोलाई। जोधपुर के ओसिया को चुना गया है। जैसलमेर के फलसुंड को चुना गया है और टोंक के उनियारा, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दी। गो फर्स्ट के जमीन पर आने से विमान यात्रा और भी महंगी हुई। मुख्य मार्गों पर विमान किराया 17% से 43% तक बढ़ा दिया गया है। गर्मियों में यात्री भार बढ़ने के कारण भी किराए में बढ़ोतरी की गई। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मार्ग पर भी गो फर्स्ट के रोजाना 180 उड़ानें हैं। मसलन मुंबई से बेंगलुरु तक, कोलकाता से बेंगलुरु तक, कोलकाता से अहमदाबाद तक, दिल्ली से श्रीनगर तक, दिल्ली से लेह तक, मुंबई से गोवा और दिल्ली से पुणे की फ्लाइट से चलती। अब इन मार्गों पर सबसे ज्यादा चलती थी गो फर्स्ट की उड़ानें। अब अगर गो फर्स्ट जमीन पर आ चुका है, यानी कि उसकी मैक्सिमम फ्लाइट से बंद होने वाली है, तो फिर इससे जो कॉम्पिटिटर हैं, जो प्रतिस्पर्धा करने वाली एयरलाइंस हैं, उनके किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। और कहते हैं कि आपदा में अवसर होता है। आपदा यहां गो फर्स्ट के लिए है और अवसर बाकी एयरलाइंस के लिए। गो फर्स्ट का संकट दूसरी एयरलाइंस को मौका दे रहा है। एक तरफ जब गो फर्स्ट एयरलाइंस जूझ रही आर्थिक संकट से, तब सैलरी नहीं मिलने से परेशान स्टाफ ढूंढ रहा नौकरी। एयर इंडिया बड़े स्तर पर कर रही ऐसे पायलट्स के इंटरव्यू गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई में ये इंटरव्यू लिए गए। वहीं दूसरी तरफ एयरलाइंस की निगाह गो फर्स्ट के विमानों और रूट्स पर भी है। एयरलाइंस के अच्छे शेड्यूल को लेना चाह रही दूसरी एयरलाइंस, हालांकि रूट देने का फैसला सरेंडर के बाद ही करेगा डीजीसीए। अभी 12 मई तक के लिए रद्द चल रही हैं गो फर्स्ट की फ्लाइट्स। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की रिपोर्ट की। इस साल मक्का, सोयाबीन, चावल पर रहेगा अल नीनो का असर। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण एशिया के देशों पर इसका असर होगा।
पिछले 3 सालों के दौरान ला नीना के कारण बम्पर फसल हुई। इस बार अल नीनो के असर से पैदावार कम होने की संभावना है, और क्योंकि इनमें से काफी बड़ी संख्या में बात अगर मक्के की हो, चावल की हो या सोयाबीन की, ये भारत में पैदा होता है। और भारत में अगर पैदा होता है तो क्या इस पर भी असर होगा, या फिर भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया के देशों में अगर पैदावार कम होगी तो फिर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हिंदुस्तान में इसको देखा जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया। कमजोर कचरा प्रबंधन के लिए 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बिहार सरकार को 2 महीने में 4000 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए गए। राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन में होगा इस राशि का इस्तेमाल, और अमूमन एनजीटी अलग अलग राज्यों पर इस तरीके की पेनल्टी लगाती है, क्योंकि जिस तरीके से कचरा प्रबंधन राज्यों को करना चाहिए उसमें राज्य भारी लापरवाही बरतते हैं। ऐसे में एनजीटी उनको पेनल्टी के तौर पर एक राशि का जुर्माना लगाती है। जहां बिहार सरकार पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, अगले 2 महीने में देना है, और इसी पैसे का इस्तेमाल एनजीटी फिर उन इलाकों में कचरा प्रबंधन करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल करेगी। तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई की डीएमके फाइल्स। सत्तारूढ़ दलमुख के 12 नेताओं की कथित भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। इन नेताओं की कुल संपत्ति 1,34,000 करोड़ रुपए के करीब है। मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और दामाद भी आरोपों के घेरे में हैं। स्टालिन के बेटे और दामाद ने 1 साल में जुटा लिए हैं 30,000 करोड़ रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया, और अगर ये फाइल्स धीरे धीरे खुलते हुए इनकी हकीकत को अगर वाकई में खंगालते हुए कार्रवाई की गई तो फिर बड़े बड़े नेता नप सकते हैं। मोबाइल में अब एफएम रेडियो अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल फोन निर्माता से कहा है, प्रत्येक मोबाइल फोन में एफएम रेडियो अनिवार्य उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही इसे डिसेबल भी नहीं किया जा सकता। एफएम रेडियो भरोसेमंद सिस्टम है। प्राकृतिक आपदाओं के वक्त एफएम स्टेशन करते महत्वपूर्ण लिंक का काम। हालांकि अभी एक अलग बात है, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, वो रेडियो पर करते हैं और उसका प्रसारण टीवी पर भी होता है। लेकिन ज्यादातर युवा टीवी के सामने नहीं होते, ज्यादातर युवाओं के हाथ में मोबाइल होता है। तो क्या मन की बात के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भी इसको कंफर्म किया गया है? हालांकि इसके पीछे का जो कारण दिया गया है, कारण ये दिया गया है कि अगर मानिए राष्ट्रीय आपदा देश में कोई आती है तो ये मोबाइल फ्रीक्वेंसी मिनिमम टाइम में सभी तक उस संदेश को पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि ये काम आज की तारीख में कई माध्यम से हो रहा है। एप्पल के लिए भारत महत्वपूर्ण। एप्पल इंक के सीईओ टिम कुक ने कंपनी के लिए भारत को बताया महत्वपूर्ण। मार्च में नई तिमाही रिकॉर्ड वाले नतीजे के बाद कुक ने संकेत दिए और कहा कि एप्पल के लिए भारत एक प्रमुख बाजार और प्रोडक्शन बेस बनने वाला है। गत महीने में भारत में एप्पल के 2 रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया गया है। कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान लगभग 20 बार भारत का नाम लिया है, और एप्पल की लोकप्रियता जिस तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ी है, आपको हर हाथ में एप्पल के शौकीन मिल जाएंगे या उनके हाथ में एप्पल मिल जाएगा। और इसी को देखते हुए, एक बड़े बाजार को देखते हुए, एप्पल ने बाकायदा बीते कुछ दिनों में 2 आउटलेट हिंदुस्तान के अंदर भी खोले, और उनको लग रहा है कि एप्पल अगर उनको गोल्डन एप्पल में तब्दील करेगा तो वो होगी गोल्डन चिड़िया, यानी कि गोल्डन स्पैरो हिंदुस्तान। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का एक बार फिर से कमाल। नीरज चोपड़ा ने दोहा में दिखाया जलवा। दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है। मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर का भाला फेंक दिया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में लगातार दूसरा गोल्ड जीता है। ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं नीरज, और नीरज के लिए अब हिंदुस्तान ये कहता है कि देख कहां तक भाला फेंका जाए, जहां तक भी फेंका जाएगा वहां गोल्ड नजर आएगा।
अहमदाबाद में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है भारत पाकिस्तान के बीच का मुकाबला। अक्टूबर नवंबर में होंगे आईसीसी विश्व कप टूर्नामेंट के मुकाबले। आईपीएल खत्म होने के बाद कार्यक्रम घोषित करेगा बीसीसीआई। 5 अक्टूबर से नागपुर, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, राजकोट, इंदौर, बेंगलुरु और धर्मशाला में हो सकते हैं विश्व कप क्रिकेट के मुकाबले। बेंगलुरु और चेन्नई में हो सकते हैं पाकिस्तान के अधिकतर मैच और हिंदुस्तान की नजर इस पर टिकी हुई। हालांकि इस वक्त भारत के ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल में अपने आप को मांझ रहे हैं, तो पाकिस्तान बाकायदा वनडे मैचों के जरिए अपने खिलाड़ियों के पोटेंशियल को तलाश रहे हैं।